और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और एसआई पेपर लीक कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जैसलमेर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम को हिरासत में लिया गया है। फतेहगढ़ एसडीएम हनुमान राम को एसओजी टीम ने डिटेन कर लिया है। एसओजी की टीम एसडीएम हनुमान राम को लेकर के अब जयपुर मुख्यालय पहुंच रही है। वहीं आप सूत्रों के मुताबिक एसडीएम ने नरपत सिंह की जगह परीक्षा दी थी और मामला सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। 3 दिन पहले जोधपुर रेंज पुलिस की साइक्लोन टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पति और पत्नी नरपत और इंद्री जो है वो गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ चल रही थी एसओजी द्वारा और उसी पूछताछ में आया कि नरपत जो है उसकी जगह पर डमी कैंडिडेट के रूप में एसडीएम हनुमान आराम जो है उन्होंने जो है वो एग्जाम दिया था। इस तरह की जो है वो सूचना बना रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई बयान अभी तक एसओजी द्वारा या पुलिस द्वारा सामने नहीं आया है। बुधवार को आज जो है सुबह उन्हें जयपुर ले जाया गया। मंगलवार रात से एसओजी टीम ने दबिश दी थी, जिसके बाद एसओजी मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि एसडीएम जो है तो उन्होंने जो है वो एसआई भर्ती में एक डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दिया और ये तमाम पूछताछ में बातें सामने आई। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, ये अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि एसडीएम का इस तरह से डमी कैंडिडेट बैठना और उन्हें इस तरह से एसओजी की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती कि किस बड़े लेवल के अधिकारी जो है वो इस एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जुड़े हुए, क्योंकि जालोर में भी एसडीएम रहे हैं, जालोर से ही कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत व्यास इस पर जानकारी देने के लिए। वह जोधपुर ग्रामीण पुलिस के एक एएसआई और हेड कांस्टेबल ने मिलकर 43 किलो डोडा पोस्ट खुर्द-बुर्द करते हुए उसकी जगह अरंडी का कचरा रख दिया और इसका खुलासा उस समय हुआ जब पुलिस लाइन में बरामद मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित नष्टीकरण कमेटी की मौजूदगी में जैसे ही डोडा पोस्ट के कट्टे खोले गए, उनमें से अरंडी का कचरा निकल आया और इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीपाड़ थाने के मालखाना प्रभारी हेड कांस्टेबल लियाकत और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात एएसआई श्रवण राम जाखड़ को इस मामले में निलंबित कर दिया है। तो ये जो है पूरा मामला सामने आया और जोधपुर ग्रामीण पुलिस के एक एएसआई और हेड कांस्टेबल ने मिलकर के 43 किलो डोडा पोस्ट खुर्द-बुर्द करते हुए उसकी जगह पर कचरा रख दिया था रंडी का और उसी का खुलासा अब टीम ने किया। और खुलासा भी कैसे हुआ, जब पुलिस लाइन के अंदर बरामद मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की गई थी और जब टीम ने कट्टों को खोलना शुरू किया तो उसमें मादक पदार्थों की जगह पर ये कचरा निकल आया और इसी के बाद इस मामले पर खुलासा हुआ। तो जोधपुर से खबर है, जहां डोडा पोस्ट को नष्ट करके उसकी जगह पर कचरा रख दिया गया था और एएसआई और हेड कांस्टेबल इस मामले को लेकर के फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए। डोडा पोस्ट की जगह पर कचरा रखा हुआ था और डोडा पोस्ट को नष्ट कर कचरा रखने का यह मामला सामने आया था। एएसआई और हेड कांस्टेबल इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं और इसमें क्योंकि जानकारी जब सामने आई और पुलिस ने जब ये जो मादक पदार्थों की तस्करी का जो सामान था उसको जब नष्ट करने के लिए उन्होंने जब शुरुआत की, तो जब कट्टे खोलने शुरू किए तो उसमें ये कचरा रखा हुआ था और इसको देख करके टीम हैरान रह गई। हालांकि इस मामले को लेकर के जब तह तक जाया गया तो उसके बाद ये कई चीज़ें सामने आई। इसमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीपाड़ थाने के मालखाना प्रभारी हेड कांस्टेबल लियाकत और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात एएसआई श्रवण राम जाखड़ को निलंबित कर दिया है। तो जब डोडे की जगह पर ये कचरा निकला, एएसआई और हेड कांस्टेबल फिलहाल इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं और दरअसल इसमें डोडा पोस्ट की जगह पर कचरा रखा हुआ था, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से पुलिस के ऊपर जिनके ऊपर माल खाने का जिम्मा होता है, अगर वही इस तरह की हरकत करे तो इससे बुरी हरकत कर नहीं सकते हैं। जिस तरह से आप देखिए 43 किलो डोडा पोस्ट था, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। जब पिपाड़ से लेकर जोधपुर जब पहुंचे, जहां उनको माल को नष्ट करना था, एनडीपीएस का जो माल जलाया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, और जब उसमें नष्टीकरण कमेटी की मौजूदगी में ये कट्टे खोले गए तो उसमें अरंडी का कचरा निकला। सबसे बड़ी बात ये अरंडी का कचरा निकला और उसके बाद में जो है इसकी पूरी जांच जो है डीवाईएसपी शंकर लाल को सौंपी गई और उसमें जांच करने पर पाया गया कि जो पीपाड़ थाने का हेड कांस्टेबल लियाकत
और एसपी ऑफिस में कार्यरत एएसआई जो है इसमें शामिल है। और शामिल होने के साथ ही साथ उनकी जब श्रवण राम की भूमिका स्पष्ट होगी उसके बाद ग्रामीण एसपी जो है राममूर्ति जोशी ने इनको निलंबित कर दिया है। आप देखिए लगातार अगर इस तरह की जो घटनाएं आ रही, पिछले दिनों 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया था अवैध बजरी खनन की सूचना लीक करने के मामले में, और ताजा मामला यह है जिसमें एएसआई और जो है हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। और कोटा से बड़ी खबर है, जहां लैंडमार्क सिटी में बड़ा हादसा टल गया। कार चालक ने ब्रेक लगाया और एक्सीलेटर उस दौरान दब गया। बेकाबू हुई कार को चालक जो है संभाल नहीं पाया और सड़क पर खड़े ठेले से कार टकरा गई, जिसकी तस्वीर सामने आई है। लोगों ने भाग करके अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल कोटा के कोन्हाड़ी के लैंडमार्क सिटी में बड़ा हादसा टल गया। नई कार में बैठे चालक ने कार चलाई तो ब्रेक की जगह पर एक्सीलेटर पर पैर दब गया, जिसके बाद अचानक से कार बेकाबू हो गई और ठेले से टकरा गई। और बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां विधायक बाबा बालकनाथ का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा भूमाफिया वक्फ बोर्ड था। बिना किसी प्रमाण और आधार के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया करते थे और इसकी तानाशाही से मुसलमानों और देश की जनता को मुक्ति मिली है। इसका लाभ मुस्लिम समाज सहित देश के हर व्यक्ति को मिलेगा। ये जो है बड़ा बयान इस दौरान विधायक बाबा बालकनाथ ने दिया है और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा भूमाफिया वक्फ बोर्ड था। तानाशाही से देश की जनता को अब मुक्ति मिली है और देश के हर समाज के लोगों को अब इसका लाभ मिल सकेगा। ये इस दौरान विधायक बाबा बालकनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। वहीं झालावाड़ में हवाई यात्रा का सपना अब साकार होने जा रहा है और कुलाना हवाई पट्टी से 12 अप्रैल को दोपहर 3 बजे पहली हवाई सेवा शुरू होगी और दिल्ली से आने वाले 16 सीटर डबल इंजन विमान के साथ इस सेवा का विधिवत उद्घाटन होगा। कुलाना एयरपोर्ट से 16 सीटर चार्टर प्लेन उड़ान भरेगा, जिसमें पहली यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया, सांसद दुष्यंत सिंह करेंगे। इसके बाद यहां लगातार प्लेन उतर सकेंगे और उड़ान भर पाएंगे। झालावाड़ कोलाना एयरपोर्ट पर 80 सीटर तक के वाहन उतारे जा सकते हैं। उसके लिए कोलाना एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, जिससे यहाँ पर 12 तारीख को पहला प्लेन उतारने की तैयारी चल रही है, जिससे कोलाना एयरपोर्ट से जयपुर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी इससे कोलाना एयरपोर्ट से रवाना होंगे और उसके बाद यहाँ पर 80 सीटर वाहन तक कंटिन्यू उतारे जा सकते हैं। इसके लिए उड़ान योजना और जो राजस्थान के उड़ान योजना है उसमें भी इसको शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं झुंझुनू की गुड़ागौड़जी में शराब ठेके को लेकर शुरू हुए विवाद में बदसलूकी और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। ठेके से शुरू हुआ विवाद कैसे मारपीट में बदल गया और क्यों एक पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। शराब ठेके पर विवाद। दो पक्षों में बढ़ा तनाव। विवाद के बाद हुआ एक्शन। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी थाना इलाके के सोंथली गांव में एक शराब ठेके पर हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग एक्टिव हो गया है। जिस दुकान में ठेका खोला गया उस दुकान की जगह पर परिवार के बीच मालिकाना हक को लेकर पहले से विवाद चल रहा है और जब से ये ठेका खुला है तब से ये विवाद तनाव में बदल गया। जब एक बच्ची खेत में खाना देने जा रही थी तभी ठेके पर शराब पी रहे कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की और जब इसकी शिकायत के लिए वो गई तो सेल्समैन और बाकी लोगों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं जवाब में उसने भी मारपीट की। आपको बता दें कि गुड़ागौड़जी थाने में मारपीट, छेड़छाड़ और सेल्समैन के साथ अपशब्द समेत कई धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया।
इस मामले में शराब ठेके के लिए दुकान किराए पर देने वाले एक पक्ष के धर्मपाल पुनिया और उसकी पत्नी रचना पुनिया ने दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सामने वाले पक्ष की सनोज पुनिया पर आरोप लगाया कि वो राजस्थान पुलिस में महिला कांस्टेबल होने के चलते धमकी देती है। इनका सबका एक पक्ष था, हम 3 आदमी थे, हम तो गए थे समझाने बुझाने के लिए और इन्होंने अपनी एक साथ मनमानी करके और पहले मीडिया वाले बुला रखे थे इन्होंने अपनी तरफ से। इनका तो पूरा प्लान था। ये 20 आदमी थे, हम 3 आदमी, हमारे साथ मारपीट की है, आपके सामने मारपीट है जो, और वो वीडियो आपके पास आ रहा है कि भाई जो मेरी मिसेज है उसके साथ ये जो मारपीट कर रहे हैं आदमी, सामने 3 आदमी लग रहे हैं मारपीट करने के लिए। फिर कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। जो 20 लोग बैठे थे वहाँ, उनमें जो मारने वाले थे वही आ रहे हैं, कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। दरअसल इस जमीन को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल थाने में दोनों पक्षों ने मारपीट, छेड़छाड़ और सेल्समैन के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया है। जांच सीओ ग्रामीण झुंझुनू को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि आबकारी निरीक्षक ने इस दुकान की लोकेशन बदलने के लिए निर्देश ठेकेदार को दे दिए हैं, लेकिन क्या मामला जमीन विवाद से ज्यादा ठेके के विरोध को लेकर है? इस पर अब लोगों का कितना साथ ठेके को हटाने के लिए होता है, ये देखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। पहले सिमी, फिर पीएफआई और अब एसडीपीआई संगठनों के नाम बदले, लेकिन काम वही रहा, देश में दहशत फैलाना। एक बार फिर आतंक के इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ। ईडी ने खुलासा किया कि पीएफआई का आईएसआईएस से कनेक्शन है और वो नौजवानों को जो है जिहाद के लिए उकसा रहा था। पीएफआई विदेशी फंडिंग में शामिल था और एसडीपीआई उसका मुखौटा बना। खुली आतंक की लाल डायरी। ईडी का पीएफआई पर बड़ा खुलासा। युवाओं को दे रहा आतंक की ट्रेनिंग। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बड़ा खुलासा किया है। पीएफआई का आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के साथ कनेक्शन का खुलासा हुआ है। पीएफआई कैडर नौजवानों को रेडिकलाइज्ड कर आईएसआईएस में शामिल करवा रहा था और उन्हें जिहाद के लिए जान देने को उकसा रहा था। ईडी की जांच में ये पैसा चंदे और हवाला के जरिए भारत में पीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। ईडी जांच में ये भी सामने आया कि साल मई 2009 से मई 2022 तक पीएफआई के 29 अकाउंट में करीब 62 करोड़ रुपए जमा किए गए, जिनमें से 32.7 करोड़ कैश में जमा किया गया था। पीएफआई के खाड़ी देशों में हजारों एक्टिव मेंबर्स थे जो पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करते थे, जो देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। जो देश में आतंकी गतिविधि नहीं होती, बल्कि पीएफआई देश में धार्मिक सौहार्द को तोड़कर हिंसा दंगों के लिए माहौल तैयार कर रहा था। ईडी की जांच में ये भी सामने आया कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद एसडीपीआई नाम से पॉलिटिकल विंग को एक्टिव किया गया। पीएफआई और एसडीपीआई गल्फ देशों से फंड इकट्ठा कर रहे थे। आईएफएफ, आईएसएफ नाम की 2 संस्थाओं वहां से हवाला के जरिए पैसा भेज रही थी। हैरानी की बात यह है कि एसडीपीआई में भी ज्यादातर मेंबर वही थे जो पीएफआई में भी थे। दरअसल एनआईए ने साल 2023 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर दबिश दी थी, जहां कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही पीएफआई के जयपुर ऑफिस में एनआईए की टीम ने दबिश दी थी, जिसमें एसडीपीआई और पीएफआई का कनेक्शन खुलकर सामने आया था। यानी मतलब साफ है, एसडीपीआई कुछ और नहीं बल्कि पीएफआई का ही मुखौटा है, जिसकी और गहनता से जांच की जानी जरूरी है, ताकि देश में अशांति फैलाने वालों का सही तरीके से इलाज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो
तो युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी और कब से काम किया जा रहा था। हालांकि कई चीज़ें जो कि पर्दे के पीछे हैं, छानबीन के बाद धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन बालोतरा जिले में जैन समाज की ओर से नवकार महामंत्र दिवस पर विश्व कल्याण को लेकर सामूहिक नवकार महामंत्र का जाप किया गया। पूरे विश्व में करीब 108 देशों में इसका सामूहिक जाप किया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बालोतरा ओसवाल समाज भवन में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने नवकार महामंत्र का जाप किया। जैन धर्मावलंबियों ने बताया कि इसका उद्देश्य विश्व भर में अहिंसा और नैतिकता की भावना हर जीव में पैदा की जाए। जैन धर्मावलंबियों ने कहा कि नवकार महामंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं, हमारे विश्वास का केंद्र है और इसका महत्व केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जैन समाज के लोग इसे रोजाना करते हैं। विश्व में नवकार महामंत्र दिवस जीतो द्वारा मनाया जा रहा है और एक समय में एक साथ में इस मंत्र का जाप हो रहा है। इससे पूरा एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी और पूरे विश्व में एकता और शांति का एक संदेश जाएगा। और इसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एक साथ में जो ये नवकार का जाप पूरे विश्व में करीबन 108 देशों में किया जा रहा है, अपने आप में एक तरह का जैन संप्रदाय के लिए आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाला एक साहसिक कदम है। नवकार मंत्र एक मंत्राधिराज है जो ये आदि अनादिकाल से है, कोई विशेष व्यक्ति का जाप नहीं है। जो भी अरिहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, कई भी संप्रदाय से हो, कोई भी जाति से हो, उन सबको नमन है। इसका जाप हम जैनी तो रोज ही करते हैं, विश्व कल्याण के लिए और आत्मशुद्धि के लिए। और आज ये सामूहिक रूप से हुआ है तो ऑब्वियसली इसका एक ऑरा बनता है कि विश्व कल्याण, जीव मात्र चींटी को भी हम दुख नहीं देना चाहते। हमारा जैनी का एक है कि हम चींटी को भी दुख नहीं देना चाहते। तो ये विश्व कल्याण की भावना से हमने आज ये सामूहिक मंत्र किया और ये रोज हम जाप करते हैं कि सब हमारे साथ साथ सभी का मंगल हो। जैन समाज में नवकार महामंत्र का एक अद्भुत महत्व है और पूरे विश्व में विश्व शांति के निमित्त आज 9 तारीख को पूरे विश्व में नवकार दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है और पूरे विश्व में शांति रहे, इसी उद्देश्य से हमने पूरे 108 देशों में नवकार मंत्र का आयोजन किया है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी आज इस नवकार मंत्र का जाप किया है और पूरे भारत के लगभग 600 शहरों में आज ये नवकार मंत्र का जाप हो रहा है। हमारा उद्देश्य यही है, 1 करोड़ से अधिक लोग आज नवकार महामंत्र का जाप करें। हमारा 1 करोड़ लोग 9 माला यानी 9 करोड़ जाप हो, जिससे पूरे विश्व में जो अभी अराजकता और जो हो रही है उसमें पूरी शांति बने, यही हमारा उद्देश्य है। नवकार मंत्र, इसकी महिमा एकदम अपरंपार है। ये मंत्र 14 पूर्वों के महामंत्र में इसका सार होता है। नवकार मंत्र में सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, लोक के सभी साधु साध्वियों को इसमें इसका नमस्कार किया जाता है। इस नवकार मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है। आप जहाँ कहीं पे भी हो, अगर आप कहीं पे भी फंसे हो या कहीं अड़चन में हो या मुसीबत में हो, तो इसका जाप कर लेने से आपका मतलब सब काम सिद्ध हो जाते हैं।